आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल लक्ष्य तक पर। जितने भी लोग सीटेट की तैयारी हमारे साथ कर रहे थे उनके लिए हम मैथ पेडागोजी कराना स्टार्ट कर दिए हैं। आपको पता होगा कि हमने इससे पहले प्रीवियस ईयर पेपर हल कर लिया था 2011 का। आज हम देखेंगे सीटेट 2012 में पूछे गए पेडागोजी के महत्वपूर्ण प्रश्न को, और ये प्रश्न मात्र होंगे जनवरी 2012 में जो हुआ था पेपर वही। और आगे हम जो और साल में 2 बार परीक्षा सीटेट कब कराना स्टार्ट किया, तो 2012 से ही स्टार्ट किया। मतलब 6 महीने पे जो जनवरी में हुआ उसको हम आज करेंगे। अगली क्लास में हम जो फरवरी या मई में हुआ था उसके प्रश्न करने वाले हैं। तो चलिए, हम आपसे इतना ही करना चाहते हैं, जितने भी लोग प्रीवियस ईयर को हल कर लिए हैं ना, वो मात्र इस क्लास से 5 प्रश्न का सही उत्तर दे दें तो हम जान जाएं कि आपकी तैयारी बेहतरीन हो गई। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहली बार आए हैं चैनल पर, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए, इस प्रकार के प्रश्न आपको पढ़ना यहाँ पर मिलेगा। देखते हैं पहला प्रश्न आज का क्या होगा। हाँ, आराम आराम से इस प्रश्न को देखेंगे ताकि कम समय में हम जो तैयारी करते हैं अच्छे से वह हमारी चलती रहे, लेकिन आज का प्रीवियस ईयर समझना हमारे लिए जरूरी है। ठीक, चलिए प्रश्न होगा हमारा, कक्षा 5 के विद्यार्थियों को समतल आकृतियों के क्षेत्रफल की संकल्पना से किसके द्वारा परिचित कराया जा सकता है। ए ऑप्शन की बात करें, ए ऑप्शन में कहा गया है आयत की लंबाई और चौड़ाई का पता लगाते हुए और आयत के क्षेत्रफल के सूत्र का प्रयोग करके आयत के क्षेत्रफल की गणना करना। बी ऑप्शन की बात करें, आयत और वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र बताना। सी ऑप्शन की बात करें, इकाई वर्गों के गणन की सहायता से आकृतियों के क्षेत्रफल की गणना करना। बात करें डी ऑप्शन की, तो विभिन्न वस्तुओं जैसे हथेली, पत्ती, पेंसिल आदि की सहायता से किसी भी आकृति में क्षेत्रफल को मापना। चलें, यह प्रश्न देखिए 2012 में फिर से आया। मतलब 2011 में यह प्रश्न आया हुआ था लेकिन 2012 में रिपीट किया। इसलिए मैं बोलता हूँ कि प्रीवियस ईयर को हल करिए सीटेट का, क्योंकि अगर ना रिपीट किया तो थोड़ा सा पैटर्न बदल के आपके सामने प्रश्न रख देता है सीटेट। ठीक है, चलिए तो हम देखेंगे कि समतल आकृतियों को जब हमें क्षेत्रफल की संकल्पना बालक के लिए परिचित कराना है तो हम ऐसे शब्दों का यूज करेंगे जो उसके वातावरण से संबंधित हो। इसमें सिंपल उत्तर हम आपको बता देते हैं। देखिए यहाँ पर चौड़ाई का पता लगाते हुए आज के क्षेत्र सूत्र का प्रयोग करके अगर आप बालक को बताएंगे तो बालक सीखेगा नहीं, छोटा बालक सीखेगा नहीं। ठीक है, इस प्रकार से हम इसे भी काट सकते हैं। यह क्लास सभी लोगों के लिए है, आप पढ़िए बस। चले, और बी ऑप्शन में देखिए कहा गया है कि आयत और वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र बताना है। यहाँ पर भी सूत्र बताने की बात की गई। जब क्षेत्रफल सूत्र ही बताएंगे आप तो छोटा बच्चा सीखेगा कैसे। थोड़ा आप ही दिमाग लगाइए, छोटे बच्चों को आप सूत्र के जरिए किसी भी टॉपिक को बताएंगे तो बालक सीखेगा नहीं। यहाँ पर सी ऑप्शन में बात की गई है क्या, इकाई वर्गों के गणन की सहायता से आकृतियों के क्षेत्रफल की गणना करना, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा यह भी हमारा। तो बात करें डी ऑप्शन, जब हमने 3 ऑप्शन को काट दिया, हमारा एक ही सिद्धांत है, जब 3 ऑप्शन काट दिए तो चौथा ऑप्शन जो होता है ऑटोमेटिक सही हो जाता है। क्या कहा गया है यहाँ पर, विभिन्न वस्तुओं जैसे हथेली, पत्ती, पेंसिल आदि की सहायता से किसी भी आकृति में क्षेत्रफल को मापना। देखिए क्यों ऐसा कहा गया, हथेली बालक परिचित होगा, पत्ती बालक परिचित होगा, पेंसिल बालक जानता ही है। तो इन सभी से जब आप बालक को सिखाएंगे तो बालक आसानी से सीख सकता है। ठीक है, चलें, चलें, कहा जाता है कि दैनिक जीवन में समानता जो बालक अपना देखता है उसी से हमें बालक को पढ़ाना पड़ेगा कठिन चीज़ों को। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा, चलिए अगला प्रश्न है, गणित में गणना करने संबंधी कौशलों को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है। गणित में गणना करने संबंधी कौशलों को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है। ए ऑप्शन, कक्षा में अभ्यास हेतु क्रियाशील गतिविधि का आयोजन करके। बी ऑप्शन में बात किया गया है संकल्पनाओं और प्रक्रियाओं को स्पष्ट करने के बाद अधिक से अधिक अभ्यास कराना। और सी ऑप्शन, केवल संकल्पनात्मक ज्ञान देकर, कहा गया है केवल संकल्पनात्मक ज्ञान देकर। और डी ऑप्शन में कहा गया केवल एल्गोरिथम का वर्णन करके। चले, क्या उत्तर होगा बताइए आप लोग। अगर बात करें गणित में गणना करने संबंधी कौशलों की, तो कक्षा में अभ्यास हेतु क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके बढ़ावा दिया जा सकता है। जब क्रियाशील गतिविधि का आयोजन आप करेंगे तो बालक उससे अनेक कौशलों को सीखता है, आपको पता होगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वह हमारा उत्तर ए ऑप्शन ही सही हो जाएगा। कहा गया है इसमें कि कक्षा में अभ्यास हेतु क्रियाशील गतिविधि का आयोजन करके, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, ए ऑप्शन सही हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। पूरी क्लास को आराम से देखिए, क्योंकि इस क्लास को हम धीरे-धीरे इसलिए पढ़ा रहे हैं कि आप प्रीवियस ईयर समझ जाइए, एक बार में आप समझ जाइए। अगर आप प्रीवियस ईयर समझेंगे नहीं ना तो आप पास नहीं हो सकते सीटेट, क्योंकि इसी पैटर्न को सीटेट फॉलो करता है, थोड़ा-सा अपना स्तर ऊपर करता चला जाएगा। 2011 से लेकर जब 2023-24 तक आपको पढ़ा देंगे ना प्रीवियस ईयर, आप खुद देखेंगे कि जो भी प्रैक्टिस सेट आप लगाएँगे, उससे कई प्रश्न आप हल कर सकते हैं। चलिए, आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ, नए प्रश्नों को भी पढ़ा रहे हैं, लेकिन अभी 2-1 दिन से हम यह क्लासेज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, हमारे चैनल पर आपको नए प्रश्नों को भी कराया जा रहा है। बस एक बार जुड़िए हमारे साथ और क्लासेज को देखिए, तो उसके बाद आप खुद जान जाएंगे किस प्रकार की हमारे चैनल पर तैयारी आपको कराई जाएगी। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को लेते हैं। प्रश्न होगा हमारा, कक्षा 3 के विद्यार्थियों को लंबाई की विभिन्न इकाइयों को पढ़ाने के लिए शिक्षक निम्नलिखित सामग्री कक्षा में ले जाएगा। कहा गया है कि लंबाई की विभिन्न इकाइयों को पढ़ाने के लिए शिक्षक कौन से सामग्री को कक्षा में ले जाएगा, यह आपको बताना होगा। ए ऑप्शन में बात करें, विभिन्न लंबाइयों और इकाइयों वाले जो रूलर का जानते हैं, जो छड़ होती है डंडा, उसे नापने वाली छड़ और नापने वाली पट्टी जो वास्तुकार द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। बी ऑप्शन की बात करें, नापने वाली टेप जिसके एक तरफ सेंटीमीटर हो दूसरी तरफ मीटर हो। और सी ऑप्शन की बात करें, विभिन्न इकाइयों का संबंध चार्ट। और डी ऑप्शन की बात करें, सेंटीमीटर वाला रूलर और नापने वाली टेप। चलिए बताइए, उत्तर बताइए, जल्दी जल्दी उत्तर करते रहिए आप लोग। चलिए, अगर बात करें कक्षा 3 के विद्यार्थी समांतर लंबाई की इकाई से पूर्णतः परिचित नहीं होते, उनको नहीं पता है कि लंबाई को हम कैसे नापेंगे, किस वस्तु से नापेंगे, उनको यह सब नहीं पता। अतः हमें क्या करना चाहिए, लंबाई की इकाइयों के बारे में पढ़ाने के लिए दैनिक जीवन में उपयोग किए जाने वाले लंबाई व इकाइयों वाले रूलर, नापने वाले छड़ी, नापने वाली पट्टी आदि जैसी वस्तुओं का प्रयोग कर उन्हें लंबाई की इकाइयों के बारे में समझाना चाहिए। मैंने आपसे पहले भी कहा कि जो चीज़ आप पढ़ा रहे हैं नया नया हो, बालक समझ नहीं रहा हो, तो बालक के वातावरण से संबंधित चीज़ों को चुनिए और उससे रिलेटेड करते हुए पढ़ाइए। तो हम इस प्रश्न का जो उत्तर लगाएंगे वह हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। इसमें सभी बात की गई विभिन्न लंबाइयों और इकाइयों वाले रोलर, नापने वाली छड़, नापने वाली पट्टी जो वास्तुकार द्वारा प्रयोग की जाती है। ठीक है, चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। आप पूरी क्लास को देखिए, हमारे चैनल पर सभी क्लासेस प्रोवाइड की गई, हिंदी हो, ईबीएस हो, सीडीपी हो, मैथ पेडागोजी हो, एसएसटी की पेडागोजी क्लास हो, सभी क्लासेस कराए जा रहे हैं। यह मत समझिए कि सिर्फ एक क्लास, सभी क्लासेस प्रोवाइड की जाती है रोजाना दोपहर 1 बजे में। आप पढ़िए, आप अच्छे से तैयारी कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा, कक्षा 3 के विद्यार्थियों को संख्या पद्धति पढ़ाने का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? ए ऑप्शन, 4 अंकों वाली संख्या के योग और व्यवकलन के कौशलों में प्रवीणता प्राप्त करना। बी ऑप्शन में कहा गया है बड़ी संख्याओं को पढ़ाने के कौशल में प्रवीणता प्राप्त करना। सी ऑप्शन में कहा गया है 6 अंकों तक गणना कराना। और डी ऑप्शन में बात की गई संख्याओं को सैकड़ा, दहाइयों और इकाइयों के समूह के रूप में देखना और स्थानीय मानों की सार्थकता को समझना। चलें, हम जानते हैं आपको मैथ्स पेडागोजी के प्रश्न थोड़े टफ लगते होंगे, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा भाई। अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो पास होंगे कैसे? आपको पता होगा कि सीटेट 15 नंबर का पेडागोजी पूछता है और 15 नंबर न्यूमेरिकल जो होते हैं वो पूछता है। आप अगर मैथ नहीं आता तो पेडागोजी आपको सीख लेना चाहिए। पेडागोजी आसानी से आप समझ सकते हैं और कर सकते हैं पूरे के पूरे नंबर। तो इसलिए आप यह मत समझिए कि हमें टफ लग रहा है मैं नहीं पढ़ूंगा, पढ़ना चाहिए आपको। अभी आपके पास समय है, इसलिए मैं क्लास को धीरे धीरे करा रहा हूँ। जो प्रीवियस ईयर कराऊंगा धीरे धीरे कराऊंगा, क्योंकि आपको समझना है प्रीवियस ईयर। अगर आप समझ गए ना तो सीटेट एक तरफा मारेंगे नंबर, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं होगी, लेकिन आपको प्रीवियस ईयर को समझ लेना है पहले अच्छे से। चलिए उत्तर बताइए इस प्रश्न का। अगर बात करें कक्षा 3 के विद्यार्थियों की संख्या पद्धति पढ़ाने का उद्देश्य जो होता है कि संख्याओं को सैकड़ा, दहाइयाँ, इकाइयों के समूह के रूप में देखना और स्थानीय मान की सार्थकता को समझाना होता है हमारा। तो कह सकते हैं जो हमारा डी ऑप्शन है वह सही हो जाएगा। चलें, इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर करिए अपने मित्रों तक, और रोजाना हमारी क्लासेज को देखिए, पूरी क्लासेज को देखिए, तब आप खुद समझ जाएंगे हाँ तैयारी किस प्रकार की जाती है और कराई जाती है, दोनों समझ जाएंगे आप। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 दिसंबर जो एग्ज़ाम डेट है उसको बारे में मत सोचिए, उसके बारे में मत सोचिए, चाहे डेट फिर से टले, चाहे जनवरी में हो, चाहे जब हो, लेकिन पेपर तो आपको देना है ना, पढ़ना तो पड़ेगा। अभी एक डेट है जो पहले देख लीजिए, 1 दिसंबर था, फिर 15 दिसंबर कर दिए, हो सकता हो आगे फिर बढ़ा दें या घटा दें, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं। इतना समझ लीजिए कि 2024 में हमें पेपर देना है तो देना है। चलें प्रश्न को देखते हैं। सबसे उपयुक्त व्यूह रचना जिसका प्रयोग धनराशि के योग की कुशलता को आत्मसात करने के लिए किया जा सकता है वह क्या है। कहा क्या गया है इसमें कि सबसे उपयुक्त व्यूह रचना जिसके प्रयोग धनराशि के योग की कुशलता को आत्मसात करने के लिए किया जा सकता है, क्या होगा। ए ऑप्शन भूमिका निर्वाह होगा, बी ऑप्शन बहुत सारे सवाल हल करना होगा, सी ऑप्शन सूचना और संप्रेषण तकनीक का प्रयोग होगा, और डी ऑप्शन प्रतिरूपों का प्रयोग करना। चलिए उत्तर बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न का उत्तर बताइए। तो प्रतिरूपों का प्रयोग करना यह गलत हो जाएगा। सूचना संप्रेषण से मतलब इन्हें छोटे बच्चों को बहुत सारे सवाल हल करना, ये छोटे बच्चों से मतलब नहीं। हम आपसे पहले बताया कि सीटेट के प्रश्नों को आप हल करते हुए अपने आप को टीचर मानेंगे और तब हल करेंगे प्रश्नों को। इतना याद रखना चाहिए कि बालक का कहीं अहित ना हो, बालक के अपोजिट कोई शब्द ना हो। ठीक है, तो जो अपोजिट होगा वह निगेटिव शब्द होगा, जो पॉजिटिव हो जाएंगे बालक के अकॉर्डिंग वह सही होंगे। यहाँ पर बात की गई है कि भूमिका निर्वाह, आप इंग्लिश में इसे कह सकते हैं कि रोल प्ले। ठीक है, इंग्लिश में कहा जाता है रोल प्ले। अगर हो सकता हो रोल प्ले दिया जाए आपसे ऑप्शन में, तो इतना याद करिए भूमिका निर्वाह को ही रोल प्ले कहा जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर जो सही होगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा, देखिए यह प्रश्न ऐसे प्रश्न है ना, आप समझेंगे नहीं तो आपको आएगा नहीं, ऐसे प्रश्न है मैथ्स पेडागोजी के। नए प्रश्न नहीं लाए हैं, लेकिन आपको प्रीवियस ईयर समझाना चाहते हैं। हमारा यही लक्ष्य है कि अब आप प्रीवियस ईयर भी समझ लीजिए। तैयारी तो हम करा रहे हैं सभी चीज़ों की, तो आप प्रीवियस ईयर को पहले समझ लीजिए 2-3 दिन में, उसके बाद आप तैयारी कर लीजिए। सभी सब्जेक्टों की 2-3 दिन के अंदर आपको प्रीवियस ईयर मिल जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारा, एक शिक्षक आधार और स्थानीय मान की संकल्पना का विकास करते समय कक्षा में निम्नलिखित पहेली का प्रयोग करता है। कौन सी पहेली का प्रयोग करता है। कहा रहा है मैं 8 दहाइयों और 4 इकाइयों से कम हूँ, इस गतिविधि का उद्देश्य क्या होगा। चलिए बताइए। ए ऑप्शन में कहा गया है कि आधार 10 और स्थानीय मान की संकल्पना को दृढ़ करना। बी ऑप्शन में कहा गया है योगात्मक आकलन करना। अगर सी ऑप्शन में बात करें तो विद्यार्थियों को दहाई और इकाई की संकल्पना से परिचित कराना। और बात करें डी ऑप्शन में कक्षा में कुछ मजा करना और एक रास्ता को तोड़ना। चलें, क्या यह ऑप्शन सही हो सकता है कि कक्षा में मजा करना और एक रास्ता को तोड़ना। बिल्कुल नहीं, यह ऑप्शन ही काट दीजिए, आप पहले ही काट दीजिए। ठीक, चलिए ABC में उत्तर बताइए। ABC में उत्तर बताइए, आप लोग जल्दी से उत्तर बताइए। तो चलिए इस प्रश्न का जो उत्तर होगा, कहा जा रहा है इसमें आधार 10 और स्थानीय मांग की संकल्पना दृढ़ करना, यही उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगर 8 दहाइयों 4 इकाइयों से कम है तो इस गतिविधि का उद्देश्य यही है कि आधार 10 मतलब 8 दहाइया हो जाएगा और स्थानीय मान की संकल्पना को दृढ़ करेगा। ठीक ठीक, चलिए ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही होगा। सीटेट जो आयोग के द्वारा इस प्रश्न का उत्तर बताया गया था वह ए ऑप्शन बताया गया था। आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। आराम आराम से करा रहे हैं, आप आराम आराम से पढ़िए। यह मत कहिए कि पेडागोजी मैथ जो है यह बहुत टफ है। टफ नहीं है, आप समझेंगे जिस दिन उस दिन आपको सब सरल हो जाएगा। लेकिन आप समझिए एक बार, बस समझने की देरी है आपके अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा, योग और व्याकरण पर आधारित शब्दों में दिए गए सवालों को हल करने की विद्यार्थियों की दक्षता का आकलन करने के लिए आकलन के शीर्षक हैं। ठीक,
प्रश्न अगर तेजी से पढ़ दी फिर पढ़ लीजिए। योग और व्याकरण पर आधारित प्रश्नों जो शब्दों में दिए गए सवालों को हल करने की विद्यार्थियों की दक्षता का आकलन करने के लिए आकलन के शीर्षक हैं। क्या शीर्षक हैं? ए ऑप्शन में बात करें सवाल का बोधन और सही जवाब लिखना। बी ऑप्शन में बात करें सवाल की पहचान, सही संक्रिया निष्पादित करना। सी ऑप्शन में बात करें गलत, आंशिक रूप से सही और पूर्णतः सही। और डी ऑप्शन में बात करें सवाल का बोधन, निष्पादित की जाने वाली संक्रिया की पहचान, समस्या का गणितीय रूप में निरूपण, सवाल का समाधान और प्रस्तुतिकरण। चले, इसमें एक ट्रिक काम कर रही है, जो मैं हर क्लास में आपको ट्रिक बताता हूँ ना, इसमें वो ट्रिक काम कर रही है, तो बताइएगा जरूर आप लोग। चलिए, आपसे कहा गया है कि अगर आपको मान लीजिए इस प्रश्न में उत्तर ही नहीं आ रहा है, आप तुक्का मारेंगे कैसे? तो आप डी तुरंत मार दीजिए, क्योंकि जो तीनों ऑप्शनों में कहा गया है, ए बी सी ऑप्शनों में कहा गया है, लगभग उसके सारे शब्दों को यूज करके डी ऑप्शन बना दिया गया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आपको उत्तर ना आता हो तो जो सबसे बड़े शब्द हों वही आप टिक कर दीजिएगा। एक ट्रिक यह भी यूज करिए इस प्रश्न के अंतर्गत। आप 100% श्योर हैं कि मुझे सवाल नहीं आता, तभी ये ट्रिक यूज करिएगा। लगभग 80% सवाल ये ऐसे सही हो जाते हैं, जो सबसे बड़ा ऑप्शन होते हैं वो सही हो जाते हैं। ठीक है, चलिए, अगर ये मत करिएगा कि आपको 2-3 ऑप्शन लग आ रहे हैं, आप उत्तर नहीं निकालना पा आ रहा है, तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप उत्तर निकाल सकते हैं। अगर आपको 100% श्योर है कि मुझे यह उत्तर नहीं पता, तब आप इस प्रकार की तकनीक को अपना सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि क्लासेज फ्री में करा रहे हैं और तैयारी फ्री में करना हो तो जुड़ना तो पड़ेगा ही। चलिए, यह प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है इसलिए हम छोटा कर रहे हैं, दिख तो रहा होगा आप लोगों को। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं, चलिए आगे बढ़ाते हैं क्लास को। चलिए माफ़ी चाहते हैं, थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग ऐसे ही। चलिए, प्रश्न होगा हमारा, कक्षा 4 के विद्यार्थियों को यह समझाने के लिए कि शेष हमेशा विभाजक से कम होता है, उचित उपागम है। क्या उपागम है? ए ऑप्शन में बात करें, ए ऑप्शन में कहा गया अनेक बार विद्यार्थियों को मौखिक रूप से स्पष्ट करना। बी ऑप्शन में क्या कहा गया है कि विभाजन वाले सवालों को मिश्रित भिन्नों के रूप में निरूपित करना और यह स्पष्ट करना कि भिन्न का अंश शेष है। और सी ऑप्शन में बात किया है वस्तुओं का विभाजक के गुणजों में समूहीकृत करना और प्रदर्शित करना कि वस्तुओं की संख्या जो समूह में नहीं है विभाजक से कम है। बात करें डी ऑप्शन की, तो श्याम पट पर विभाजन करने वाले बहुत सारे सवाल करना और दिखाना कि हर बार शेष विभाजन से कम है। चलिए, प्रश्नों के शब्द थोड़े से टफ हो सकते हैं, आप धीरे धीरे पढ़ेंगे तो आप उत्तर दे सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलिए, बात करें इस प्रश्न का उत्तर का, तो डायरेक्ट हम आपको उत्तर बताएंगे। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वह होगा सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए, सी ऑप्शन में बात की गई वस्तुओं का विभाजक के गुणजों में समूहीकृत करना और प्रदर्शित करना कि वस्तुओं की संख्या जो समूह में नहीं है विभाजक से कम है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ें, चले आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। पूरी क्लास को देखिएगा दोस्तों, आपसे बस इतना निवेदन करेंगे, आप लोग पूरी क्लास को देखिए। अगर आप पूरी क्लास नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए निवेदन करते हैं अगर आप आ गए हैं तो पूरी क्लास को देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा जिसे आप NCF 2005 कहते हैं, समझिए। ठीक है, NCF 2005 का जो हिंदी वर्जन है आप कह सकते हैं राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रश्न। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 मानती है कि गणित में चिंतन और तरखड़ा का एक तरीका शामिल होता है। इस दृष्टिकोण को किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? ए ऑप्शन की बात करें, खोजबीन उपागम का प्रयोग करना, हस्तचालक का प्रयोग करना, संकल्पनाओं का वास्तविक जीवन में जोड़ना। चलिए, छोड़ना नहीं होगा, माफ़ी चाहते हैं, यहाँ पर जोड़ना होना चाहिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर जोड़ना कर लीजिए, चलिए जोड़ना कर लीजिएगा, मैं बता दे रहा हूँ, जोड़ना कर लीजिए। ठीक है, जोड़ना विद्यार्थियों की चर्चाओं में शामिल करना। और बी ऑप्शन होगा हमारा गणित की सभी पाठ्य पुस्तकों का पुनर्लेखन करना। सी ऑप्शन में कहा गया विद्यार्थियों को बहुत सारे सवाल कार्यपत्रक देना। और डी ऑप्शन में बात की गई है विद्यार्थियों को विशेष कोचिंग देना। जहाँ पर विशेष कोचिंग की बात की जाए वो ऑप्शन कट जाएगा।
ठीक है? जहाँ पर बहुत सारे सवाल देंगे वह भी कट जाएगा। अब बात करें ए और बी में उत्तर बताइए। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि यहाँ पर क्या कहा गया कि सी ऑप्शन बी ऑप्शन में क्या कहा गया, गणित की सभी पाठ्य